हेलो गाइस एंड वेलकम बैक हियर हम उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड वेलकम टू उत्कर्ष स्टडी सीरीज। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले मैं आप जरूर पार्ट 1 को देखिए, जो लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले प्लीज वॉच पार्ट 1। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट करें। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले एक केस आता है, एक स्टोरी है एक लक्ष्मी की। लक्ष्मी एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है जो अनइरिगेटेड है। अनइरिगेटेड रहने का मतलब कि अगर लक्ष्मी को कोई क्रॉप उगानी है तो उसे रेन पर डिपेंड करना पड़ेगा। मीन्स जब रेनी सीजन आ रहा होगा या जब रेन होता है, बारिश का पानी होता है, तभी वो क्रॉप अपनी उगा सकती है। उसके पास कोई भी इरिगेशन फैकल्टी नहीं होगी कि वो अलग से इरिगेशन फैकल्टी ला दे। तो लक्ष्मी का केस ये है कि उसके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, अनइरिगेटेड लैंड है जो अनइरिगेटेड है, और वो कभी भी अपनी क्रॉप्स नहीं उगा सकती। अब एम्प्लॉयमेंट से इसका क्या रिलेशन? अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि लक्ष्मी जैसे जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन फैकल्टी प्रोवाइड करने लगे, तो क्या होगा? एक एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनका ग्रोथ होगा। तो ऐसे जब उनकी ग्रोथ होगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। साथ ही साथ जब गवर्नमेंट ये सोचेगी कि उन्हें इन सबको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें इन सबको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसे उस एरिया में एक डैम भी कंस्ट्रक्ट कराना चाहिए या फिर एक कैनाल भी कंस्ट्रक्ट कराना चाहिए। और जब वो डैम और कैनाल कंस्ट्रक्ट कराएगी तो उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वर्कर्स की। तो अगर वो डैम क्रिएट कराए जगह जगह पर तो वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है उसी गांव के लोगों को जहां पर डैम बन रहा है। तो ये तो 2 तरीके थे, पहला था स्मॉल इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके, दूसरा था डैम करके। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट अब एग्रीकल्चर सेक्टर पर ग्रोथ कर रही है, तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करने वाली है गवर्नमेंट, तो ये तो पक्की बात है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तब गवर्नमेंट क्या करे? ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं इनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे मिनी ट्रक्स, मिनी टैक्सीज, मिनी बसेस, ऐसी छोटी छोटी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करें, जिससे ये जो फार्मर्स है वो इंडिपेंडेंट फील करें। अभी क्या होता है, जो फार्मर्स है उनको ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया और नहीं अगर उनका सामान बिका तो वो कहाँ रखेंगे, या फिर दूर तक वो नहीं पहुंचा पाए पैसे की कम होने की वजह से। तो अगर ये गवर्नमेंट करे कि छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे दे, जैसे कि मिनी बसेस, मिनी ट्रक्स, तो क्या होगा? ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब वो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, तो छोटे छोटे हमें ड्राइवर्स भी चाहिए पड़ेंगे। तो कहाँ कहाँ ग्रोथ हो जाएगी? पहला एग्रीकल्चर में सेक्टर में फार्मर की ग्रोथ होगी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और सर्विस सेक्टर में ड्राइवर्स की ग्रोथ होगी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब आता है फोर्थ तरीका। फोर्थ तरीका क्या होता है? सपोज करिए कि मान लिया ठीक है इरिगेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी और भी कोई फैसिलिटी, लेकिन फार्मिंग में तो बहुत चीजें चाहिए पड़ती है ना, जैसे फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, पेस्टिसाइड्स, और भी कई ऐसी चीजें जो अच्छी फार्मिंग के लिए जरूरत पड़ती है, जो जनरली फार्मर्स प्रेफर करते हैं वो जनरली। और साथ ही साथ कुछ ऐसी फैसिलिटी जैसे इरिगेशन फैसिलिटी है, उसके साथ साथ जब उन्हें फर्टिलाइजर्स चाहिए पड़ेंगे या फिर कोई पंप सेट्स चाहिए पड़ेंगे या फिर कोई बड़ी मशीन्स चाहिए पड़ेंगी तो फार्मर्स को, तो उनको इसके लिए लोन लेना पड़ेगा। तो जब ये फार्मर लोन लेंगे तो किससे लेंगे? अभी जनरली क्या होता है, किसी भी एरिया में जब ये जो फार्मर्स छोटे छोटे लोन लेते हैं, ये लोग लोन लेते हैं वहां के किसी अमीर आदमी से, और वो अमीर आदमी इनको लोन तो देता है लेकिन बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे। सपोज करिए 5,000 रुपए का लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट रेट है 10% पर मंथ। तो यानी कि वो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा पूरे साल अगर देखा जाए तो 120%। ऐसा असल में होता है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करे कि छोटे छोटे बैंक्स स्टेब्लिश कर दे इन रूरल एरियाज में, या जो ये विलेजेस है वहां पर छोटे छोटे रूरल बैंक स्टेब्लिश कर दे जो इन छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स को लोन दे एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा हाई ना हो ज्यादा लो भी ना हो, जिससे गवर्नमेंट को घाटा भी ना हो। तो एक रीजनेबल इंटरेस्ट पे अगर इनको लोन दे तो ये जो छोटे छोटे फार्मर्स है वो कहाँ से लोन लेना प्रेफर करेंगे? वो लोग लोन लेना प्रेफर करेंगे फिर इस बैंक से। ऐसे में क्या होगा? फिर वो नई नई चीजें भी खरीद पाएंगे, वो थोड़े इंडिपेंडेंट फील कर पाएंगे। सिंपली ये है कि जितना फार्मर्स इंडिपेंडेंट फील करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कर प्रोडक्शन करने में। अभी क्या होता है, फार्मर्स प्रोड्यूस ज्यादा इसलिए भी नहीं करते कुछ, क्योंकि उनके पास रखने के लिए अपना सामान जगह नहीं है, अगर वो रखा रहा तो खराब हो जाएगा। अभी ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम मेरे एरिया में तो प्राइसेस बहुत लो हो गई हैं, बिकॉज यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे
या फिर यही लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि अपने लिए एक स्टोरेज बना लें, कोल्ड स्टोरेज, जिससे ये लोग क्या कर सके, जो पोटैटोज इन्होंने ग्रो किए या जो ओनियंस इन्होंने ग्रो किए उनको ये कहाँ पर रख सके, उस कोल्ड स्टोरेज में रख सके, और जब प्राइस हाई हो जाए तो उसे बेच सके। तो इससे इनको फायदा होगा। साथ ही साथ सपोज करिए अगर एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं जिनको सपोज करिए दाल यानी कि पल्स क्रॉप उगानी है, अरहर की क्रॉप या कोई भी क्रॉप है उसको उगाना है, एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, तो सपोज करिए वहां पर वो लोग दाल की मिल सेटअप करने सीधा सीधा। तो जब वो दाल की मिल सेटअप करेंगे तो क्या होगा, फिर वहां से जो दाल है वो सिटीज में भी जाने लगेगी, बहुत वाइडर उसका स्कोप हो जाएगा, बहुत जगह जाने लगेगी। तो कई तरीके हैं प्रोड्यूस करने के और एम्प्लॉयमेंट को प्रोड्यूस करने के। ये सब हमारे दिमाग से ही क्रिएट होते हैं। जैसा जैसा आप सोचोगे ईजिली आ जाएगा। सपोज करिए मैं एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं किसी और को ला दूँ अपने साथ, फिर मुझे सैलरी मिलेगी, एक उसको मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, बहुत तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत हैं। सपोज करिए आपके घर में आपको बहुत काम करना पड़ता है, आप कोई मेड लगा लो तो उस मेड को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। जरूर पक्का एम्प्लॉयमेंट नहीं है बट एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ना। हाँ, तो कितने तरीके हमने देखे। अगर गवर्नमेंट क्या कर दे, इन लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, या फिर क्या कर दे, डैम प्रोवाइड करें, तो डैम के लिए वर्कर्स चाहिए पड़ेंगे। उसके बाद जब ये सब कर दिया तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर दे छोटी छोटी, तो उससे क्या होगा, दोनों सेक्टर में ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट में, सर्विस में भी और एग्रीकल्चर वाले में भी। उसके बाद क्या करे, गवर्नमेंट इन लोगों को लोन प्रोवाइड करे, जो फार्मर्स है छोटे छोटे उनको लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे वो लोग अच्छी अच्छी चीजें खरीद सके फार्मिंग के लिए। उसके बाद एक और चीज क्या कर सकते हैं, इनके लिए कोल्ड स्टोरेज बना दे। मीन्स ये जो सिंपली मोटिव है कि जैसे जैसे हम फार्मर्स को इंडिपेंडेंट करेंगे वैसे वैसे वो प्रोडक्शन करें, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। एक फार्मर्स जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रोड्यूस करने के लिए, कि उसे लगेगा कि हाँ अब मेरे पास स्टोरेज करने के लिए भी जगह है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जगह है, पैसे भी है मेरे पास, तो अब मैं इजिली प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है एजुकेशन सेक्टर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हमारे इंडिया में जो टोटल बच्चे हैं जो एजुकेशन ऑब्टेन कर रहे हैं उनमें केवल 50% है। मीन्स केवल 50% जो लोग हैं वो एजुकेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। वैसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया में 46.9% लोग हैं 5 to 29 ईयर्स के एज ग्रुप में, और उनमें से केवल ही 50% यानी कि 46 का 50% 23% लोग एजुकेशन ऑब्टेन करते हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि ये जो बचे 50% लोग हैं यानी कि जो बचे 50% बच्चे हैं इनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो फिर क्या होगा, अगर इनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी तो फिर क्या होगा, नए नए स्कूल्स बनाने पड़ेंगे जिसके लिए नए वर्कर्स चाहिए पड़ेंगे। उसके बाद साथ ही साथ क्या चाहिए पड़ेगा, हमें एजुकेशनल जॉब्स होंगी, जैसे कि टीचर्स की जॉब, वर्कर्स की जॉब, स्टाफ की जॉब। तो ऐसे प्लानिंग कमीशन है उसने ये एस्टिमेट किया था कि अगर एजुकेशन पर ग्रोथ की जाए, जो एजुकेशन सेक्टर पर ग्रोथ की जाए, तो 20 लाख जॉब हम क्रिएट कर सकते हैं। और 20 लाख जॉब क्रिएट करने का मतलब है 20 लाख फैमिलीज को डेवलप करना, 20 लाख फैमिलीज को वेल सेटिस्फाइड करना। ऐसा ही सेम अगर आप हॉस्पिटल का केस लो कि अगर हेल्थ सेक्टर पर ग्रोथ किया जाए तो क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स चाहिए पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए पड़ेंगे। तो इस तरीके से भी हम ग्रोथ कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो शायद अभी न्यूली ग्रोथ है उसकी, एक है टूरिज्म सेक्टर। आपने सुना होगा इंडिया में बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो ये एक टूरिज्म सेक्टर है जिस इंडिया का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर से बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट प्लानिंग कमीशन ने बोला है कि अगर टूरिज्म सेक्टर यानी कि जो टूरिस्ट वाला सेक्टर है उस पर ग्रोथ की जाए तो इंडिया में 35 लाख ऑफ जॉब को हम क्रिएट कर सकते हैं। और 35 लाख ऑफ जॉब का मतलब क्या होता है, 35 लाख फैमिलीज जो है वो क्या हो जाएंगी, वेल सेटिस्फाइड हो जाएंगी, वेल डेवलप्ड हो जाएंगी। तो अभी तक हमने कितने तरीके देख लिए, एग्रीकल्चर में देख लिए। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये सारे तरीके एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कोई भी तरीका एक दूसरे से अलग नहीं है। तो अभी तक हमने बहुत तरीके देखे। सर्विस सेक्टर में जो अपनी लास्ट जो हमने चेक किए वो थे कि एजुकेशनल सेक्टर को हम क्रिएट करें और हॉस्पिटल सेक्टर पे हम वर्क करें, हेल्थ सेक्टर पे, टूरिज्म सेक्टर पे। तो ये हमारे तरीके थे कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक लॉ थी जो 2005 में आई थी, या फिर एक एक्ट था जो 2005 में आया था। ये जो एक्ट था वो इसलिए आया था क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू वर्क है, हम सबको एक राइट टू वर्क करने का राइट दिया गया है। राइट टू वर्क मीन्स RIGHT वाला राइट। तो राइट टू वर्क को इंश्योर करने के लिए एक एक्ट आया था, नरेगा, 2005 में आया था, जिसका एक फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद इसका नाम मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ओके, उसमें क्या था
इसमें वो लोग जिनको काम की ज़रूरत है या फिर वो लोग जो काम के काबिल हैं उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। अब एम्प्लॉयमेंट उन्हें छोटे छोटे काम दे दिए जाते थे, जैसे अगर कहीं कुछ बिल्डिंग बन रही है तो उसमें लगा दिया या फिर कुछ भी हो रहा है। लेकिन ये जो नरेगा था वो उन सभी लोगों को जो काम के काबिल हैं या जिन्हें काम की ज़रूरत है उन सबको 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता था, जिसके लिए उसे उनकी वेजेस यानी कि इनकम यानी कि सैलरी भी मिलती थी। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था इंडिया में, आज भी ये चलता है और साथ ही साथ इसमें आज भी आज अगर देखा जाए सबसे पहले इसको 200 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया था, मीन्स 200 जिलों में। उसके बाद इनको 130 जिले और बढ़ा दिए गए। इसमें आज भी बहुत से वर्कर्स काम करते हैं क्योंकि ये आज भी 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड करता है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट वाला। आई होप आप समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज एक बार खुद से देखिए कि आप कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको टोटल सब कुछ समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें हम समझने वाले हैं कि कौन से सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कौन से सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो बचपन में आपने बहुत कार्टून देखे होंगे, तो आज भी आप एक छोटी सी क्लिप देखिए जिससे आपको इजीली समझ में आने वाला है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होती क्या है। इस क्लिप में दो लोग हैं, एक है कांता और एक है कमल। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। कांता और कमल की कहानी है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान में। और कांता बहन, कैसी चल रही जिंदगी? बस कमल भाई, सब मजे में है। नौकरी कैसी चल रही है आपकी? नौकरी की तो कुछ पूछो ही मत, पूरी नौकरी ही बहुत मजे में है। मजे में क्यों है? अरे केवल नौकरी ही नहीं, जिंदगी भी बहुत मजे में है। कैसे? अरे मतलब इतना आराम से काम चलता है, आप सोच नहीं सकते। सुबह आराम से नौकरी पर जाना, केवल 8 घंटे नौकरी करना, रोज की सैलरी मिलती है, जो चाहो वो मिलता है। मेडिकल अलाउंसेस, छुट्टी हुई तो उस दिन की भी सैलरी मिलती है, जिस दिन भी छुट्टी चाहिए उस दिन छुट्टी भी मिल जाती है, सब कुछ ही मिलता है। और हाँ, अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करो तो ज़्यादा पैसे भी देते हैं। और पता है, जिस दिन मैंने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया था ना, उस दिन मुझे एक लेटर भी उन्होंने साइन कराया था जिसमें वो सब लिखा था कि मेरी नौकरी में क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगे। आपकी नौकरी कैसी चल रही है जनाब? हमारी नौकरी की तो पूछो ही मत। आपसे ज़्यादा काम करते हैं फिर भी हमें आपसे कम ही पैसा मिलता है। हमारे मालिक ना तो हमें कोई छुट्टी देते हैं और अगर कोई छुट्टी होती है तो उस दिन के पैसे काट लेते हैं। आपको तो रविवार की छुट्टी भी मिलती है, पर हमारे लिए तो हर दिन सोमवार जैसा ही है। हर दिन काम करना है, हर दिन मेहनत करनी हो। जिस दिन मेहनत ना करो तो पैसे काट लिए जाते हैं। बीमार भी हो जाओ तो भी कोई छुट्टी नहीं, कहीं जाना हो तो भी कोई छुट्टी नहीं। और हाँ, जब हमने ज्वाइन किया था, जब हम उस नौकरी पर गए थे, तो हमें तो कोई इन्होंने पेपर नहीं दिया था जिस पर लिखा था कि किन चीज़ों के साथ हमें काम करना पड़ेगा या क्या शर्तें होंगी। आपकी नौकरी तो मज़े में है। पर एक बात बताइए, आप तो पढ़ी लिखी हैं, ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसा भेदभाव इसलिए है, हाँ बता दो बेटा। ऐसा भेदभाव इसलिए है क्योंकि कमल अंकल तुम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हो और हमारी मम्मी यानी कि कांता मम्मी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अब खैर तुम्हें क्या पता ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में, लेकिन तुम्हें भी पता चल जाएगा जब उत्कर्ष श्रीवास्तव अभी समझाएंगे ना अपने चैनल पर, उत्कर्ष स्टडी सीरीज पर, तो समझ में आ जाएगा। तो हाँ, उनकी वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कांता की सिचुएशन क्या थी वर्क करने की और कमल की सिचुएशन क्या थी वर्क करने की, तो सिंपली 2 लाइन में कहूँ तो कांता जो है वो वर्क करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और जो कमल है वो वर्क करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जो व्यवस्थित हो, जहां पे हर चीज की व्यवस्था हो, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जहां पर व्यवस्था ना हो। अब इसके लिए मैं आपको ज्यादा नहीं समझाने वाला हूँ, आप ही अपने घर में एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि अगर कोई आपके आसपास हो जो गवर्नमेंट जॉब करता है तो आप उसकी जॉब फैसिलिटीज देखिएगा, और अगर कोई आपके पास हो कोई शॉपकीपर, आप उसकी जॉब फैसिलिटीज देख लीजिएगा। अगर मतलब जो शॉपकीपर है उसके यहाँ कोई काम करने वाला होना चाहिए। ओके, तो आप 2 लोगों को अपने सामने रखकर देखिएगा, खुद से समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा उसमें कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये कहीं पेपर में आता है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच डिफरेंस लिखने हैं तो कांता और कमल की कहानी याद करके जाना, यही लिख देना कि कांता को क्या क्या चीजें मिलती थी, कमल को क्या क्या चीजें नहीं मिलती थी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स।
तो स्टार्ट करते हैं हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। नाम से ही आप समझ रहे हो, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। अब सपोज करिए मैं बोल दूं कि ये जो जगह है ये पब्लिक जगह है, या फिर ये बोल दूं कि ये जो जगह है वो मेरी प्राइवेट जगह है। तो इसका मतलब आप समझो क्या है, पब्लिक जगह का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी पब्लिक आ सकती है, जा सकती है। और वही मैंने बोल दिया ये मेरी प्राइवेट जगह है, तो मेरे अलावा या फिर मेरी परमिशन के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। यही चीज होती है ना, यही बिल्कुल होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में जितनी भी चीजें हैं वो पब्लिक के लिए होती है, और जनरली पब्लिक सेक्टर को ओन करने वाली हमारी गवर्नमेंट होती है। जैसे कि ये रोड्स है, अब ये रोड्स गवर्नमेंट ने बनवाई है, इस पर मैं चलने का कोई कॉस्ट तो नहीं देना पड़ रहा है ना, पब्लिक के लिए बनी है ये रोड, हाईवेज है ये पब्लिक के लिए है। अब वही अगर आप किसी प्राइवेट शॉपिंग मॉल्स में जाओगे, जब आप प्राइवेट शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो वहां तो आपको पार्किंग के भी पैसे देने पड़ते हैं, बिकॉज वहां पर जो पार्किंग होती है वो प्राइवेट पार्किंग होती है। या फिर किसी और जगह जाते हो जो प्राइवेट सेक्टर की होती है, वहां पर आपको अंदर जाने के यानी कि पार्किंग के तो पैसे देने ही पड़ते हैं, और वहां पर आपको हर फैसिलिटी के पैसे देने पड़ते हैं। सपोज करिए वहीं पर अंदर होता है पानी के लिए भी, और पूरा रेस्टोरेंट टाइप होता है उसी ऑफिस के अंदर, लेकिन आपको हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। मैं जिस स्कूल में हूँ उस स्कूल से हम लोग जब जाते हैं किसी भी एग्जीबिशन में तो हमारा कोई भी पैसा नहीं लगता। लेकिन एक और स्कूल है जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, वहां से अगर बच्चों को ले जाते हैं कहीं बाहर तो बच्चे से पैसे लिए जाते हैं। ये सिंपली है क्योंकि वो स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है और मैं जिस स्कूल में हूँ वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आई होप आप समझ गए हो। पब्लिक सेक्टर में जो एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो एसेट्स होते हैं वो या तो इंडिविजुअल्स के होते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल्स के होते हैं या कंपनीज के होते हैं। पब्लिक सेक्टर को यूज करने वाली पब्लिक होती है, प्राइवेट सेक्टर को यूज करने वाली जो प्राइवेट वालों ने जिसको परमिशन दी है या जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंडर में आता है वो लोग यूज करते हैं। पब्लिक सेक्टर हम इजीली यूज कर सकते हैं, पब्लिक पार्किंग, पब्लिक रोड्स, ये सब पब्लिक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स जो है हमें इजीली यूज करने के लिए नहीं मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कितना डिफरेंस आ जाता है एक पब्लिक हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। जनरली अमीर लोग क्यों प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना और पब्लिक हॉस्पिटल में जाना, ये आप सबको भी पता है। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, क्यों? क्योंकि वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा ज्यादा लगता है। दैट्स टू ऑब्वियस कि पैसा ज्यादा लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। पब्लिक में क्या है, ये पब्लिक के लिए, तो यहाँ पर अमीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, मिडिल क्लास भी आएगा, सब आएगा। ओके, तो पब्लिक और प्राइवेट आप समझ गए। कुछ चीजों में जो हमारी गवर्नमेंट है उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब जैसे कुछ चीजें वो कौन सी है, सपोज करिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फार्मर्स से चीजें खरीदती है। जैसे सपोज करिए उन्होंने वीट खरीद लिए, उन्होंने राइस खरीद लिए, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, और फिर उसे अपने पास रखती है गवर्नमेंट। और फिर जब टाइम आता है तो जो अभी आपने सुना होगा ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डेवलपमेंट चैप्टर में मैंने बात की थी, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये लोग 2 रुपीज में वीट दे देते हैं, 3 रुपीज में राइस दे देते हैं पर केजी। तो गवर्नमेंट को इसमें क्या करना पड़ता है कि पहले उन्हें फार्मर्स से एक अच्छे रेट पर, क्योंकि फार्मर्स भी तो तभी देंगे जब उनसे अच्छे रेट पर, एक अच्छे रेट पर सपोज करिए 10 रुपए पर उन्हें वीट और राइस लेने पड़ते हैं, और फिर 2-3 रुपए में उन्हें बेचना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इन सबका लॉस उठाना पड़ता है। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सपोज करिए जो इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है तो ये जो इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, इन सबको भी उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक सही रेट पे देनी पड़ती है। अदरवाइज अगर वो इंडस्ट्रीज रोक दे के हम काम नहीं करेंगे तो हर जगह प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गवर्नमेंट भी इन सब की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट इन सबको सेक्रीफाइस करती है हमारे लिए, बिकॉज गवर्नमेंट चलाती है इस पूरे पब्लिक सेक्टर को। सो आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट गवर्नमेंट। समिंग अप करते हैं हमारे चैप्टर को, मीन्स कंक्लूजन में, या फिर कहें जो हमने मेनली समझा इस पूरे चैप्टर में, वो देखते हैं कि हमने समझा कि एक्टिविटीज को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। पूरे इंडिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको हम कैसे क्लासीफाई करने वाले हैं। एक तरीका है इनको करने का कि हम उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से जोड़ दें। कुछ एक्टिविटीज हमने प्राइमरी पढ़ी, कुछ एक्टिविटीज हमने सेकेंडरी, कुछ एक्टिविटीज हमने टर्सरी, हमने इन सबके एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद फिर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ को देखा कि कैसे कैसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, क्या जीडीपी शेयर करते हैं। उसके बाद फिर हमने सेक्टर का डिवीजन देखा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट टॉपिक को भी पढ़ा। और एट द एंड आते आते राह के अंत में हमने पढ़ा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। तो अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो होने वाला है मनी एंड क्रेडिट पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे सब इस वीडियो तक पहुंच सकें। एंड अगेन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।